हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड इससे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन तीनों से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट में जो प्लास्टिसिटी है उन सब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उनके क्वेश्चंस हमने देखे थे। हालांकि इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सो आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिवाइज करेंगे, दैट इज PGR, जिसमें आप प्लांट के जो मेन 5 हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम पूरा रिवाइज करेंगे और लास्ट 15 सालों में इनसे क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक PGR। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले ऑक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हार्मोन्स में हम क्वेश्चंस भी करते जाते हैं, साथ साथ में रिवीजन करते जाते हैं। बस स्टार्टिंग में आप एक बार देख लो कि PGR को 2 पार्ट्स में पढ़ाया है बच्चों, आपको NCERT में दिया है। एक तो इसके यहाँ पे शुरू में ना कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि कौन सा PGR किस केमिकल कंपाउंड का बना है, उसका केमिकल नेचर क्या है। 5 PGR पता है ना आपको प्लांट के, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड ABA। ये 5 तरह के प्लांट हार्मोन्स हैं, जिनमें से मेजरली आप इन तीनों को ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, इसको इनहिबिटर कहते हैं, इसको भी इनहिबिटर कहते हैं। बट ये जो है ना, ये डुअल नेचर का हार्मोन है बच्चों। इथाइलिन के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, जैसे फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। मैंने तुम्हें बताया था गुड इवनिंग, ये सीड का, बड का जर्मिनेशन करवाता है। तो कुछ जगह पर ये प्रमोटर है और कुछ जगह पर ये सेनेसेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब भी सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा आना है ना, या डॉर्मेंसी में जब उसको सुलाना, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना ABA करेगा। ABA डॉर्मेंसी में ले जाएगा, या प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर आपको सेनेसेंस दिख रहा है तो आप समझ जाओ उसमें ABA का बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो लार्जली जो इनहिबिटर है वो ABA है, बट जब भी किसी पार्ट का सेनेसेंस चल रहा होता है तो उस पार्ट में आपको ABA के साथ साथ इथाइलिन भी बनता हुआ दिखेगा। यानी ये दोनों वैसे तो इनहिबिटर हैं, लेकिन इथाइलिन प्रमोटर भी है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है, ये देखो, कि जो इथाइलिन है इथाइलिन could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स में फिट हो सकता है, बट अगर आप फिर भी इसको एक कैटेगरी में रखना चाहोगे तो फिर आप इसको ABA के साथ इनहिबिटर्स में रखोगे, ठीक है। इन पांचों में से इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, बाकी सब लिक्विड्स की फॉर्म में है, एसिडिक हार्मोन्स हैं, ठीक है, लेकिन इथाइलिन गैसियस हार्मोन है। सबसे पहले अगर हम ऑक्सिन की बात करें, इन सबके केमिकल नेचर के लिए मैंने टेबल बनवाई लाइन टू लाइन में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो ऑक्सिन है बच्चों, ऑक्सिन के जैसे एग्जाम्पल कैसे होते हैं। ऑक्सिन का एग्जाम्पल होता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, है ना। तो लास्ट में एसिड आ रहा है तो बट ऑब्वियस एसिडिक नेचर का तो है, बट ये सब इंडोल कंपाउंड्स हैं। क्या है ये? इंडोल कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे लिख लेना आगे। देन अगर हम जिब्रालिन की बात करें तो जिब्रालिन टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं, टर्पीन से बने हैं, जो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। ये हो गए इंडोल डेरिवेटिव्स, ये हो गए टर्पीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन क्या है बच्चों, ये देखो, साइटोकाइनिन का जब सबसे पहले साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हुई थी तो उसे काइनेटिन के नाम से खोजा गया था, इसलिए यहाँ पे काइनेटिन लिखा हुआ है, ओके। साइटोकाइनिन के बहुत अलग अलग तरह के नाम थे, किसी ने काइनेटिन कहा, किसी ने जियाटिन कहा, फिर बाद में सबकी एक सहमति से इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ गया था, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस करवाता है। कहाँ पढ़ा था हमने साइटोकाइनेसिस, याद है ना, सेल डिवीजन में। पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी सेल डिवीजन। तो कहीं भी जहाँ पर प्लांट्स में खूब तेजी से सेल डिवीजन चल रहा है, यंग सीडलिंग्स हैं, फ्रूट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, या कहीं भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन सब जगह आपको सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा मिलेगा? साइटोकाइनिन मिलेगा, ठीक। तो जो साइटोकाइनिन है, जिसको काइनेटिन के भी नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली में एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं। अब ये मत कहना मैम एडेनिन नहीं पता हमें, जेनेटिक्स सबने पढ़ रखी है, तो जेनेटिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एडेनिन प्यूरिन्स में आता है, एडेनिन एंड गुआनिन, है ना। तो इसलिए कहीं भी आपको किसी हार्मोन के नाम के एंड में या इधर उधर प्यूरिन्स दिखे तो समझ जाना वो साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एडेनिन एक तरह का प्यूरिन है, तो दीज आर प्यूरिन डेरिवेटिव्स। आप ये भी कह सकते हो प्यूरिन में भी एग्जैक्टली एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर। देन इसकी डिस्कवरी में इसीलिए DNA भी आता है कि DNA पे कुछ रिसर्च चल रही थी। हेरिंग स्पर्म, हेरिंग जो फिश है उनके स्पर्म्स के DNA पे रिसर्च चल रही थी, तब जाके इनके बारे में पता चला कि इस तरह के केमिकल्स भी होते हैं। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये तो प्लांट्स में होते हैं बेसिकली, वहाँ पर भी थे क्योंकि DNA से डेरिवेटिव है उसका, बट मेनली प्लांट्स में होते हैं, ठीक है।
फिर इथाइलिन, इथाइलिन का तो खुद का केमिकल नेचर क्या है, इथाइलिन का तो खुद का ही फॉर्मूला तुम्हें पता है C2H4, तो उसका तो कोई अलग डेरिवेटिव करना नहीं है। और ABA जो एब्सिसिक एसिड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज केराटिनॉइड डेरिवेटिव। सोचो केराटिनॉइड एक पिगमेंट है, पढ़ते हैं ना हम, क्रोमोप्लास्ट में होता है, इवन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ब्राउन एल्गी में पढ़ा है आपने। तो केराटिनॉइड एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का डेरिवेटिव है ABA, ठीक है। तो आपको पांचों का केमिकल नेचर पता होना चाहिए। इन पांचों में से दिस इज ओनली गैसियस हार्मोन, ये किसी और का डेरिवेटिव नहीं है, खुद ही अपने आप में एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। प्लांट PGRs को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। डन। तो ये तो रिवीजन मैंने तुम्हें यहीं करा दिया इनके केमिकल नेचर का, इसमें यही सब लिखा हुआ है। फिर इसके डिस्कवरी पर है, इसके डिस्कवरी पर मैं तुम्हें आई थिंक क्वेश्चंस कराते जाऊँ क्या, या एक बार डिस्कवरी के बारे में बताऊँ? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या हमारे पास इसके डिस्कवरी से रिलेटेड? देखो ज़्यादातर आते नहीं है डिस्कवरी पे, कभी एक दो बार आया है तो इसलिए दिया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं है तो मुझे एक रिवीजन तो देना पड़ेगा ना, हमें क्या पता, मान लो इसी साल पूछ लें तो हमारे तो पूरा 1.5 घंटा जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। हमने इस पार्ट को छोड़ दिया ये सोच के कि पूछा ही नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें अपनी तरफ से कुछ छोड़ के नहीं जाना है। जब टाइम था तुमने डिटेल में पढ़ लिया, अब जब रिवीजन है तो चाहे से कम पढ़ लो उसको, बट एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है। तो देखो अगर हम डिस्कवरी की बात करें, पांचों ही हार्मोन्स एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए, किसी में भी ऐसा नहीं था कि इंटेंशन था हार्मोन डिस्कवर करना है, स्टडी कुछ और हो रही थी और डिस्कवर कुछ और हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो नाम ध्यान रखना बच्चों, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, बाप बेटे, ठीक है, इन्होंने मिलकर डिस्कवर किया, ओके। और ये एक मोनोकॉट, ग्रासेस मोनोकॉट में आते हैं ना, दैट इज कैनरी ग्रास के कॉलियोप्टाइल। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें कॉलियोप्टाइल का मीनिंग नहीं पता। मॉर्फोलॉजी चैप्टर खोलो, वहाँ पर मेज का या ग्रास का एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में हम बनाते हैं रेडिकल को कवर करता हुआ कॉलियोराइजा और प्लूम्यूल को कवर करता हुआ कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा डाइकॉट में नहीं होते, मोनोकॉट एम्ब्रियो में ही होते हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस ये अपना एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट कैनरी ग्रास पर कर रहे थे, उसके कॉलियोप्टाइल पर जब वो एक्सपेरिमेंट, इसमें ना ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से की थी। तो यहाँ पर सबका मिला जुला रूप दे रखा है तुमको और एक डायग्राम बता रखा है कि जो भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए उस दौरान ये देखा गया कि जो कॉलियोप्टाइल है, ये टिप मतलब कॉलियोप्टाइल, इस पर जब सनलाइट डाली गई ना तो ये सनलाइट की तरफ झुक गया, ठीक है। अगर इसके टिप को काट दिया और फिर सनलाइट डाली तो झुका नहीं। फिर ये जो टिप हमने काटा था उस टिप को दोबारा रख लो, या कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे किया, उस टिप को पहले अगार ब्लॉक पे रखा तो उस टिप के केमिकल्स अगार ब्लॉक में चले गए और उस अगार ब्लॉक को दोबारा यहाँ रखा और फिर सनलाइट डाली तो फिर से बेंडिंग हो गई। तो इसका मतलब वो ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि यार टिप में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सनलाइट में बेंडिंग करवा रहा है। तो फिर उसके बारे में पता चला कि आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो ये जो फोटोट्रॉपिज्म ही तो हुआ, सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होना, सनलाइट की तरफ मूव करना, तो फिर पता चला कि आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कि जो टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई केमिकल प्रेजेंट है और बाद में जाकर FW वेंट ने उस केमिकल को आइसोलेट किया, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन का आइसोलेशन कैनरी ग्रास से नहीं हुआ था, ओट, अगेन मोनोकॉट है, ओट के सीडलिंग के टिप से हुआ था, ठीक है। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलरली याद रखना है। वैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आए नहीं हैं, बट FW वेंट पर अभी आएगा एक क्वेश्चन, पता नहीं कौन से ईयर में आया था, आई थिंक लास्ट 15 सालों में है, तो सही एक दो क्वेश्चन आगे आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई। इस पूरी डिस्कवरी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। अगर तुमसे पूछ लें विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म तो दैट इज ऑक्सीजन। और उसमें भी तुम्हें पता है ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ग्रोथ इधर क्यों, मतलब इधर क्यों झुक रहा है? एक्चुअली ऑक्सीजन सनलाइट से डरता है, इट इज़ हाईली सेंसिटिव फॉर सनलाइट। कोई बच्चे होता है ना, नहीं हमें तो धूप बिल्कुल नहीं पसंद, हम तो धूप में बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो ऑक्सीजन वैसा ही बच्चा है, वैसा ही सेंसिटिव है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है ना तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ आ जाता है, और ऑक्सीजन के नीचे शेडी, ये इल्यूमिनेटेड रीजन है, ये शेडी रीजन है, तो ऑक्सीजन के शेडी रीजन की तरफ आने की वजह से यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, इधर कम होती है, तो ये इस तरह की बेंडिंग शो करता है, ठीक है। सो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। जिब्रालिन की डिस्कवरी तो और भी महान थी। जिब्रालिन की डिस्कवरी भी अचानक हुई, जापान में कोई साइंटिस्ट थे, कुरोसावा है ना, मुझे जापान ही याद है, जापानी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वो राइस पर एक कुछ स्टडी कर रहे थे। राइस के जो सीडलिंग्स थे, जो नए नए प्लांट्स निकलते हैं, उनमें एक डिजीज होती है, दैट इज फुलिश सीडलिंग डिजीज, बिकेन डिजीज। उस डिजीज में क्या होता है, अगर वो डिजीज हो जाए तो एकदम से सीडलिंग्स की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन वो
उससे ये नहीं होता कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, फ्लावरिंग होगी, फिर राइस के ग्रेन्स मिल जाएंगे, नहीं, वो प्लांट बेकार हो जाता है, पर लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं फुलिश। उसने सीडलिंग को फुलिश बना दिया कि देखो मैंने तुम्हारी लंबाई जल्दी बढ़ा दी, पर प्रोडक्ट उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो जब ई कुरोसावा स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये डिजीज़ एक फंगस की वजह से हो रही है। फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, ठीक है। इस फंगस से लगातार एक केमिकल सिक्रीट हो रहा था, दैट इज जिब्रालिन। जिब्राला की वजह से उसका नाम दे दिया जिब्रालिन, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है। एंड अगर इस राइस में से ये एक्सट्रैक्ट निकालकर दूसरे उन पे भी डाला गया तो उनमें भी आ रहे थे, यानी यही फंगल पैथोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक्टिव सब्सटेंस था उसको आइडेंटिफाई किया गया बाद में, इन्होंने नहीं किया, बाद में, दैट इज जिब्रालिक एसिड के नाम से, या जिब्रालिन भी कह देते हैं, एक ही बात है। एंड अब आप कहेंगे मैम वो तो फंजाई बना रहा था, हम तो प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, इसका रिलेशन क्या है आपस में? तो एक्चुअली ये एक ऐसा, जिब्रालिन एक ऐसा केमिकल है बच्चों जो फंजाई भी बनाते हैं। अगर वो फंजाई प्लांट्स पे में इन्फेक्शन कर दें तो प्लांट्स की लंबाई बढ़ जाती है, बट प्लांट्स को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये तो एक बेकार कंडीशन हुई। लेकिन जब इस जिब्रालिक एसिड के बारे में और रिसर्च की गई तो पता चला कि कुछ प्लांट्स खुद, कुछ नहीं, सभी प्लांट्स खुद भी इस जिब्रालिन को बनाते हैं। ये जिब्रालिन सिर्फ फंगस ही नहीं बनाता, प्लांट्स भी जिब्रालिन को बनाते हैं। फंगस जब जिब्रालिन बना रहा था ना, तो जिब्रालिन के साथ कुछ दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस भी बना रहा था, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से प्लांट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और जिब्रालिन भी बन रहा था तो लंबाई बढ़ रही थी। सेम वही जिब्रालिन प्लांट्स भी बना रहे हैं, अपनी लंबाई भी बढ़ा रहे हैं, बट अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है ना, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन तो हो नहीं रखा, तो प्लांट खुद अपने लिए जिब्रालिन बना रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ आराम से होगी। यानी ज़्यादातर प्लांट्स में ये देखा गया कि जहाँ पर भी प्लांट्स की लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, स्पेशली शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, तुम कोई भी एग्जाम्पल, ये जो मैं तुम्हें लॉजिकल फैक्ट्स बता रही हूँ ना बच्चों, इससे तुमको बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि ये हमसे नीट में पूछा है तो ये किस हार्मोन का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि कोई भी कहीं पर भी लेंथ बढ़ रही है, देखो शुगर केन है ना, कॉनिफर्स हैं, उन पर स्प्रे कर दिया आपने जिब्रालिन का, तो कहीं पर भी अगर अचानक से लेंथ बढ़वानी है तो इसका मतलब प्लांट अपने लिए जिब्रालिन बना रहा है। इवन एग्रीकल्चर में जिब्रालिन का यूज़ करके लेंथ को कई गुना बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ मेनली लेंथ इंक्रीजिंग हार्मोन। हालांकि ऑक्सिन भी इलॉन्गेशन करता है बच्चों, ऑक्सिन भी लेंथ बढ़ाता है, बट ऑक्सिन लेंथ बढ़ाने के साथ साथ दूसरे काम भी करता है, बहुत सारे फंक्शंस अभी आप देखोगे। जिब्रालिन का मेन फंक्शन लेंथ बढ़ाना है, साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन सेल्स को डिवाइड करवाना है। कितने मिलते जुलते से फंक्शंस हैं, तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन की, मैंने कहा था ना इसका काइनेटिन के नाम से देखो डिस्कवरी हुई थी, तो इसे मिलर ने डिस्कवर किया था, स्कूग एंड मिलर, दो साइंटिस्ट हैं, ये ध्यान रखना है, स्कूग एंड मिलर। और ये है ना टबैको स्टेम के कोई कैलस टिश्यू कल्चर वगैरह करा रहे थे, उस पर कुछ स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में कुछ चीज़ें ऐड की, ऑक्सीजन वगैरह तो उन्होंने डाला ही था, बट साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड की, जैसे वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए, तो अचानक से कैलस बढ़ने की रेट बढ़ गई, यानी और तेज़ी से सेल्स डिवाइड करने लगी। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, इनमें ऐसा कौन सा केमिकल है जो सेल डिवीज़न की रेट को बढ़ा रहा है, तो फिर डिस्कवरी हुई काइनेटिन की। बाद में अलग अलग प्लांट्स में इस केमिकल की खोज हुई, मतलब पता चला प्लांट्स खुद बनाते हैं इसको, और फाइनली इसका नाम रखा गया साइटोकाइनिन, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ी सी सीक्वेंस अलग है, पहले ABA है फिर इथाइलिन है, तो कंफ्यूज मत होना आप, हम पहले इथाइलिन पढ़ते हैं तो उसी के बारे में बता दूं। इथाइलिन को डिस्कवर किया था H.H. कजिन्स ने, ठीक है, यहाँ पे कजिन्स उनका नाम है, और ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। एक्चुअली वो कहीं पर कुछ पढ़ रहे थे या पता नहीं रखा था उनकी लेबोरेटरी में, तो ऑरेंजेस रखे हुए थे जो ऑलरेडी पके हुए थे, उनके पास कुछ अनराइपेंड बनानाज रखे थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि नॉर्मली बनाना को राइपनिंग होने में जितना टाइम लगता है उससे जल्दी बनाना राइपन हो गए उससे पहले ही, तो उनने देखा यार इसका मतलब ऑरेंजेस से जो राइपेंड हो चुके हैं कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस निकल रहा है जो इसके राइपनिंग को इंड्यूस कर रहा है। इस तरह से डिस्कवरी हुई इथाइलिन की, वॉलेटाइल क्योंकि गैसियस है,
ठीक है। और आपको पता है इथाइलिन मेनली फ्रूट्स को पकाता है। आपने देखा होगा जैसे पपाया वगैरह को मार्केट में न्यूज़पेपर से रैप करके रखते हैं, है ना। आम को पकाने के लिए हम गेहूं के उनमें दबा देते हैं, क्यों? क्योंकि पकाने के लिए इथाइलिन गैस बन रही है। अगर आप उसको किसी चीज़ में दबा दोगे, रैप कर दोगे, तो वो गैस उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी और फ्रूट जल्दी पक जाएगा। इतना सा लॉजिक है, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं है जो फ्रूट को पकाएगा। न्यूज़पेपर उस गैस को इधर उधर फैलने से रोकेगा और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्योंकि गैस है तो बाहर निकल जाएगी। अगर ये भी बाकी हार्मोन्स की तरह लिक्विड हार्मोन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इट इज़ अ गैसियस हार्मोन, ठीक है। एंड लास्टली ABA की अगर हम बात करें, इसमें आपको कोई साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना बच्चों। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च की थी। कहीं पर इसका नाम रखा इनिबिटर बी, किसी ने नाम रखा एब्सिजन सेकेंड, किसी ने नाम रखा डॉर्मिन। इसके तीनों नामों में इसके तीनों फंक्शन आ गए। इनिबिशन करता है, सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एब्सिजन का मतलब होता है सिजर की तरह कट करना। आपने देखा होगा जब भी प्लांट का कोई पार्ट बूढ़ा हो जाता है, सेनेसेंट हो जाता है, तो वो झड़ के अलग हो जाता है। तो झड़ के अलग होना इज एब्सिजन, वो भी ABA करवाता है। एंड डॉर्मेंसी भी ABA करवाता है। तो इसके तीनों नाम इसके फंक्शन से ही रिलेटेड थे। एंड ये स्ट्रेस हार्मोन भी है। आप ये मत समझना यार नेचर ने ऐसा हार्मोन क्यों बनाया जो प्लांट में सेनेसेंस करवा रहा है, ये सब करवा रहा है। वो ज़रूरी है। अगर कोई पार्ट बना है तो उसका बूढ़ा होके गिरना भी ज़रूरी है, तभी तो नए पार्ट्स के लिए जगह क्रिएट होगी। तो ABA भी ज़रूरी है बनना प्लांट में, ठीक है। एंड इनफैक्ट क्योंकि इसका ये क्या कर रहा है, एक तरह से सोचो आप, ABA प्लांट में जो ग्रोथ एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर रहा है ना, कि अभी तुम ग्रोथ मत करो। तो मान लो कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ गई, पानी की कमी है, तो ये तुरंत सेल्स को बोलेगा कि अपनी एक्टिविटी डाउन कर लो, अभी तुम पानी यूज़ मत करो। स्टोमेटास को क्लोज कर देगा, है ना। सीड के लिए अगर सीड जर्मिनेट कर जाता तो वो तो पौधा मुरझा जाता, वहीं पे मर जाता पौधा, क्योंकि फेवरेबल सीजन ही नहीं था। तो उसने एम्ब्रियो की ग्रोथ एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया। तो ABA भी अच्छा हार्मोन है, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है प्लांट को ग्रोथ करने की, उस समय ये प्लांट को इनएक्टिव स्टेज में ले जाता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डोरमेंसी हो। और जो पार्ट्स अब ज़रूरी नहीं है, जिनका पूरा हो चुका है फंक्शन, उनको सेनेसेंस करके झड़ा देता है, एब्सिजन कर देता है। ये दो शब्दों को हमेशा याद रखेंगे। सेनेसेंस पूरी बॉटनी में काम आते हैं, एंड एब्सिजन दिखने में टिपिकल से टर्म है, बट मीनिंग बड़ा आसान है। सेनेसेंस यानी बुढ़ापा आना है उस पार्ट का, और एब्सिजन यानी सिजर की तरह उसका टूट के अलग होना, ठीक है। क्लियर? वैसे तो इन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ABA, बट हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के लिए इथाइलिन भी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इथाइलिन को ग्रोथ इनहिबिटर में रखा गया है, ठीक है। डन। चलिए अब तुम देखो इसके, तो अगर एक बार देखो क्या कोई इससे डिस्कवरी या इससे रिलेटेड कोई फंक्शन आया हुआ है तो पहले, क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले वो कर लें क्या हम? लेट मी चेक कि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर उसी पर आए हैं क्या। इतने सारे क्वेश्चंस में तो मुझे अभी तक मिला नहीं, इसका मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उसके फंक्शंस पे आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो हम लाइन वाइज ही चलते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सिन पे क्वेश्चन आया है। देखो, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। वैसे तो ऑक्सिन क्या है? प्रमोटर है, बट ये कह रहे हैं कि गार्डनर्स इसको वीड्स को मारने में भी यूज़ करते हैं। वीड्स तो सबको पता है, खरपतवार जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स उग जाते हैं खेती के दौरान, वो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट वगैरह खाएंगे तो उनको किल करना है। नॉर्मली पहले के टाइम में क्या होता था, किसान पहचान के वीड्स को मैनुअली रिमूव कर देते थे। फिर धीरे धीरे नए नए केमिकल्स डिस्कवर हुए कि यार इन केमिकल्स को छिड़क दो तो वीड वाला पौधा तो मर जाएगा, मेन प्लांट नहीं मरेगा, ऐसा केमिकल चाहिए ना। तो ऑक्सिन्स में एक ऐसा ऑक्सिन मिला बच्चों जो ये काम कर सकता है। नॉर्मली ऑक्सिन का काम ग्रोथ को प्रमोट करना है, बट यहाँ पर लेबोरेटरी में एक ऐसा ऑक्सिन बनाया गया, नेचुरल ऑक्सिन नहीं है वो, सिंथेटिक ऑक्सिन है। उसका नाम भी बड़ा यूनिक सा है, 2,4-D, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसी कुछ फुल फॉर्म है इसकी। तुम्हारे कोर्स में शायद है नहीं 2,4-D की फुल फॉर्म, तो तुमसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ नाम ही है इसका। नहीं, ये है, सॉरी, है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके, तो 2,4-D का यूनिक नेचर क्या है बच्चों? इट इज़ यूज्ड एज हर्बिसाइड और वीडिसाइड। ये कुछ हर्ब्स वीड्स, जो वीड्स होते हैं वो हर्ब्स की फॉर्म में ही तो होते हैं, कोई बड़े बड़े ट्री तो होते नहीं हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो ये उन वीड्स को या उन हर्ब्स को किल कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ हर्बिसाइड और वीडिसाइड। बट इसको इस तरह से लेबोरेटरी में बनाया गया है, हमेशा ध्यान रखना कि ये डाइकॉट्स को किल करता है, मोनोकॉट्स को कुछ नहीं करता। ज़्यादातर हमारी जो मेजर खेती है सीरियल्स की होती है ना,
सीरियल्स मोनोकॉट्स हैं। तो अगर तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना कि यार ज़्यादातर मोनोकॉट्स की खेती होती है, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल जो भी हैं। तो मोनोकॉट्स की अगर फार्मिंग हो रही है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे डाइकॉट वीड्स उग रहे हैं उनको किल करने के लिए 2,4-D का छिड़काव करा जा सकता है। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर। बट कंडीशन यही है, अगर आपने मेन क्रॉप डाइकॉट है और वहाँ पे 2,4-D का छिड़काव कर दिया तो मेन क्रॉप ही खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, क्लियर। सो वही क्वेश्चन यहाँ पे 2024 में देखो, 2024 में देखें जरा PGR से 2024 में 2 क्वेश्चंस थे। एक अभी पहले देखा था आपने डिफरेंशिएशन पे था 2, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास। ग्रास को कुछ नहीं कर रहा ये, क्योंकि ग्रास मोनोकॉट है, इसलिए तो गार्डनर ग्रासेस को डेवलप करने के लिए यूज कर रहा है इनको। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रहा, इट डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट्स को ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जैक्टली NCERT से उठ कर आया। नेक्स्ट, स्प्रेइंग शुगरकेन क्रॉप। शुगरकेन की क्रॉप पर स्प्रे किया गया किसका? अच्छा, पूछा है आपसे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग PGR इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। आप किसका स्प्रे करेंगे जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाए? किसकी बढ़ानी है आपको यहाँ पे? शुगरकेन। अभी बताया था लेंथ बढ़ाने के लिए मेन हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। सिंपल, रटना नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत लॉजिक्स लेके चलोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे तुमसे। ठीक है, डीप वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है बच्चों, ये जो PGR के क्वेश्चन है ना, ये ऐसे नहीं है कि पहले सारे ऑक्सीजन के क्वेश्चन छांट लिए मैंने, फिर जिब्रालिन के छांट लिए। मिक्स क्वेश्चंस हैं, हमने ईयर वाइज अरेंज कर रखे हैं ना, तो मिक्स हैं। तो आपको सारे हार्मोन्स साथ साथ में रिवाइज होते जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अब जैसे अभी राइस वाटर प्लांट पे क्वेश्चन आया, तो ये मैंने तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इथाइलिन में एक स्पेशल केस दे रखा है। वैसे तो मैं इथाइलिन को कहीं भी तुम्हें इलॉन्गेशन में नहीं बताती, मैंने अभी कहा कि इथाइलिन या तो फ्रूट्स की राइपनिंग करेगा या तो इनहिबिटर है ना, सेनेसेंस वगैरह करेगा, लेकिन और या फिर वो है सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है ना, जगाता है प्लांट्स को। ठीक, लेकिन एक फंक्शन इसका इलॉन्गेशन में भी दे रखा है। ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेट है कि यार इलॉन्गेशन जिब्रालिन कराता है, बट फिर तुम्हें NCERT में दे रखा है तो तुम्हें पढ़ के जाना है कि एक जगह पर इथाइलिन इलॉन्गेशन करवाता है। किसका इलॉन्गेशन? देखो, बहुत स्पेसिफिक सा केस है। आपको पता है राइस प्लांट्स पैडी फील्ड्स में उगते हैं। पैडी फील्ड्स यानी पानी से भरे हुए खेत, है ना। अब मान लो ये मिट्टी का लेवल, ये मिट्टी है मतलब, और ये यहाँ तक ऐसे राइस प्लांट्स के लिए ना आधे आधे पूरा पानी से भरना पड़ता है। अब ये राइस प्लांट है कोई, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये राइस प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया और मान लो यहीं पर इसके ये नोड्स हैं, ये इंटर नोड हो गए और यहीं पे इनसे लीव्स आनी शुरू हो गई, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लीव्स पानी में डूबी हुई है, ना सनलाइट मिल रही है ना कुछ, बल्कि गल और जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब इसमें लीव्स आना शुरू हो तो उससे पहले ये जो इंटर नोड्स हैं ये इलॉन्गेट हो जाएं। अगर ये इलॉन्गेट हो गई तो मान लो ये इंटर नोड इलॉन्गेट होगी तो नोड्स यहाँ पहुँच जाएगी और ऊपर पहुँच जाएगी, सारी इलॉन्गेट होती गई। ठीक है, तो अब लीव्स पानी के बाहर आएंगी। या दूसरा ऑप्शन, अगर यहाँ पर भी नोड है तो जो पिटियोल है ना लीफ का, ये इलॉन्गेट हो जाए, इतना इलॉन्गेट हो जाए कि लीफ का लैमिना पानी के बाहर चला जाए। तो इंटर नोड या पिटियोल में अगर इलॉन्गेशन करना है स्पेशली राइस प्लांट्स में, तो वहाँ पर बच्चों किसका इंपॉर्टेंट रोल है? इथाइलिन का। ये काम इथाइलिन करवाता है। ठीक है, स्पेसिफिक केस है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या पिटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं मिक्स करके बता रही हूँ तुम्हें सारे फंक्शंस, क्योंकि इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए कि रिवीजन भी हो जाएगा इसके साथ साथ तुम्हारा। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द, और फिर भी किसी को लगता है ना कि मैम हमें बहुत अच्छे से प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं सारे, एक फंक्शन, तो NCERT लाइन टू लाइन में जाओ, सारे लेक्चर मत देखो। एक लेक्चर मैंने जो लास्ट का अपलोड किया है वहाँ पे सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के हार्मोन्स बहुत अच्छे से लॉजिकली समझा के पढ़ा रखे हैं, उस लेक्चर को देख लो। 1 या 2 होगा मैक्सिमम लेक्चर होंगे। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स, यंग कॉनिफर्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं यंग स्टेज में, उन पर आपको स्प्रे करना है किसका, जिससे कि क्या हो, मेच्योरिटी पीरियड जल्दी से आ जाए।
और जल्दी से अगर वो मेच्योर हो गए तो आपको फटाफट से सीड्स मिल जाएंगे। भाई जिम्नोस्पर्म है तो फ्रूट वगैरह तो बनता नहीं है, सीधा आपको सीड्स हैं उन्हीं को कमर्शलाइज करना है। तो बाई चांस कभी भी नीड है या कहीं पर भी डिमांड ज़्यादा है तो आप चाहते हो यार यंग कॉनिफर्स फटाफट एडल्ट हो जाएं, फटाफट रिप्रोडक्शन कर लें और सीड्स बना दें, तो वहाँ पर आपको कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा बच्चों? अगेन जब आप जिब्रेलिन पढ़ते हो तो जिब्रेलिन में मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि जिब्रेलिन में आपको ये रहा फंक्शन दे रखा है कि अगर आप जुवेनाइल कॉनिफर्स पर GA का स्प्रे करोगे तो इट विल हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड। यही होता है प्लांट हार्मोन्स में, आप इंडिविजुअली पढ़ तो लेते हो बट फिर सबके फंक्शंस मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपने बार बार एक बार अच्छे से पढ़ा है फिर दिमाग में रिवाइज कर रहे हो ना किसके क्या फंक्शन है, हर हार्मोन के लगभग 7 से 8 फंक्शंस NCERT में दिए हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पर आपको उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझना बच्चों, कितनी अजीब सी बात है, जिब्रेलिन के 2 बिल्कुल अलग टाइप के फंक्शन हैं कि यहाँ पर तो जिब्रेलिन ने क्या किया, जब आपने कॉनिफर्स पर इसका स्प्रे किया तो अर्ली सीड प्रोडक्शन करवा दिया, मैच्योरिटी पीरियड को फास्टन कर दिया। लेकिन यही जिब्रेलिन जब आप टमाटोज पर स्प्रे करोगे ना, कहाँ गया, टमाटोज पर स्प्रे करोगे तो यही जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले भी करवाता है। द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, स्पेशली इन द केस ऑफ, ये जो पूरी लाइन है ये लाइन टमाटो के रेफरेंस में आपको याद रखनी है कि अगर हम चाहते हैं, क्योंकि टमाटोज आपको पता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो अगर मान लो अभी इतनी डिमांड नहीं है टमाटोज़ की और ट्रीज़ पे बहुत सारे टमाटोज़ आ गए हैं, तो आप यही चाहोगे कि यार ये धीरे धीरे पकें, आराम से सेनेसेंस हो इनका। इथाइलिन तो उनको पकाया जा रहा है, अगर आपने उन्हें यूज़ कर लिया तो ठीक है, वरना इथाइलिन उनकी ओवर राइपनिंग कर देगा और वो सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये ट्री पर लॉन्गर टाइम के लिए रहें, थोड़ा सा इनका क्या हो, जो सेनेसेंस हो रहा है वो डिले हो जाए, तो वहाँ पर भी जिब्रेलिन काम करेगा। तो एक जगह तो जिब्रेलिन मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा रहा है, मतलब सॉरी फास्टन कर रहा है, और एक जगह जिब्रेलिन मैच्योरिटी को डिले कर रहा है। ठीक है, इस तरह के 2 फंक्शंस हैं। अब ये बहुत बॉटनी में भी बहुत डिटेल्स होती हैं बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें हमें नहीं जाना, हमें बस ध्यान रखना है कि क्या क्या NCERT में दिया है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस आपको जिब्रेलिन के ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पर क्या टिक करूँ मैं, जिब्रेलिक एसिड, ये रहा ऑप्शन 4। जिब्रेलिक एसिड को GA1, GA2, GA3 इस तरह से लिखा जाता है। 100 टाइप्स के जिब्रेलिन होते हैं। ये भी पूछ लेंगे कि जिब्रेलिन कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो प्लांट्स तो प्रोड्यूस करते ही हैं, प्लस फंजाई भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए देखो जिब्रेलिन का एक फंक्शन क्या है, जो ब्रूइंग इंडस्ट्री समझते हो ना, अल्कोहल इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री में हम ज़्यादातर अल्कोहल इथेनॉल वो उससे यीस्ट से बनाते हैं, सैकरोमाइसिस सेरेविसी से, तो उस प्रोसेस को माल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। माल्टेड सीरियल्स से तो बनाई जाती हैं अल्कोहल्स, तो माल्टिंग प्रोसेस को अगर आपको बढ़ाना है तो वहाँ पर भी आप GA3 को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यीस्ट एक फंजाई है, फंजाई खुद भी GA बनाते हैं, आप एक्सटर्नली भी अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है, द गैसियस PGR इज यूज्ड इन प्लांट्स। तो गैसियस PGR आ गया, मतलब बात हो रही है इथाइलिन की, तो इसमें से कौन सा इथाइलिन का फंक्शन है, 2022 में क्वेश्चन आया है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो जिब्रेलिन का फंक्शन है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। चलो यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ, अब रूट का जिक्र 2 जगह हुआ है प्लांट हार्मोन्स में। जब आप ऑक्सिन के फंक्शंस पढ़ते हो तो ऑक्सिन के फंक्शंस में टिश्यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था क्या कि टिश्यू कल्चर में जब हम सीडलिंग कैलस बन जाता है तो कैलस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ऐड करते हैं। तो अब हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सिन ऐड करने से रूट फॉर्मेशन होता है और साइटोकाइनिन से शूट फॉर्मेशन होता है। कैलस में आपको रूट बनानी है, शूट बनानी है, रूट भी एडवेंटिशियस है, शूट भी एडवेंटिशियस है, कोई रेडिकल प्रिम्यूल तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो रूट्स बन रही हैं और शूट बन रहा है, इसमें रूट ऑक्सिन की वजह से बन रहा है, शूट साइटोकाइनिन की वजह से बन रहा है। तो ऑक्सिन का एक फंक्शन है कि ऑक्सिन इनिशिएट करता है रूटिंग को। किस में इनिशिएट करता है? कैलस में भी करता है। और अगर आप स्टेम कटिंग्स, जैसे गुलाब में नहीं होता, हम स्टेम की कलम काट के लगा देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है, तो वो भी तो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो कहीं पे भी स्टेम कटिंग से या कैलस से एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इनिशिएट करवाना है आपको, तो वो काम कौन करेगा? ऑक्सिन करेगा। ठीक है, देखो प्लांट प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर में इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये तो हुआ रूटिंग को इनिशिएट करना, लेकिन एक नॉर्मल प्लांट जिसमें रेडिकल है या कहीं से भी रूट्स बनी हैं, उन रूट्स की ग्रोथ करनी है,
और उसमें रूट हेयर बनाना है, ये रहा, रूट की ग्रोथ करनी है और रूट हेयर मैच्योर करना है, जिससे मैचुरेशन जोन में रूट हेयर बने, रूट अपना काम करना शुरू करे, तो फिर ये काम बच्चों थाइलिन करेगा। बस इसीलिए पीजीआर तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे पता है कि कोई काम तो ऑक्सिन कर रहा है, कोई जिब्रालिन कर रहा है, कोई थाइलिन कर रहा है, तो मैम हम कैसे याद रखें कि कौन क्या कर रहा है। तो उसके लिए पहले तो तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करने पड़ेंगे, ढंग से लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए जहाँ पे मैंने इंडिविजुअली पांचों हार्मोन्स को समझाया है, फिर उसको बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारी गलती नहीं होगी बच्चों, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछ रहे हैं, सबसे अच्छी बात, ठीक है। आपको हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स हमें बट ऑब्वियस सबकी आदत होती है, जल्दी दिख जाते हैं, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा ना, रूट्स को बनाना किसका काम है, इनिशिएट करना किसका काम है, ऑक्सिन का, लेकिन रूट की ग्रोथ करवाना और रूट हेयर बनवाना किसका काम है, इथाइलिन का। ऐसे ही दोनों का एक और कॉमन फंक्शन है, देखो इथाइलिन भी फ्लावरिंग इनिशिएट करवाता है, और अभी ऑक्सिन में देखो तुम, ऑक्सिन में भी लिखा है कि कुछ में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, बट दोनों में अलग अलग है। जैसे यहाँ लिखा है ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है, और यहाँ लिखा है इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग अगेन इन पाइनएप्पल। तो कहीं कहीं पर ये कॉमन फंक्शन भी करते हैं। अब इथाइलिन पाइनएप्पल में एक काम और कर रहा है, पाइनएप्पल का एकदम सजा धजा सा फ्रूट होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से, ऊपर क्राउन भी लगा हुआ है, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन किया है पाइनएप्पल के फ्रूट का, ये इथाइलिन ने किया है। ना सिर्फ पाइनएप्पल बल्कि मैंगो में भी इथाइलिन का नाम है। तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर रटना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंगो में फ्लावरिंग पूछ लें तो इथाइलिन, और अगर पाइनएप्पल में पूछ लें तो ऑक्सिन भी हो सकता है, इथाइलिन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, इथाइलिन में तो एक और है फ्लावरिंग, इथाइलिन ना उनमें भी फ्लावरिंग इंड्यूस करता है बच्चों, कुकुम्बर्स में ये रहा, कुकुम्बर्स में भी करता है। और कुकुम्बर्स आपको अगर ध्यान हो तो कुकुम्बर है ना एक मोनोशियस प्लांट है बच्चों, कुकुम्बर एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल साथ में, ये कुकुम्बर का प्लांट है मान लो, तो इसी पर मेल फीमेल होना चाहिए, लेकिन इसके पास फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं। यानी मोनोशियस में ऐसा भी तो हो सकता था, एक ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हों, तो इसको भी आप मोनोशियस प्लांट बोलोगे। लेकिन एक ऐसा प्लांट जिसमें प्लांट तो मोनोशियस है बट उसके पास मेल फ्लावर्स अलग हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग हैं, तो वो मोनोशियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें मोनोशियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हम बहुत कॉमनली एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुकुम्बर, है ना, इसमें हम ट्रिपल सी पढ़ते हैं, कुकुम्बर, कैस्टर एंड कोकोनट, कुकुम्बर, कैस्टर एंड कोकोनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, एक बार प्लीज चेक कर लेना, ये मैंने तुम्हें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा रखा है। और मेज भी ऐड कर देना उसमें, ठीक है, ट्रिपल सी और एम याद रखते हैं, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर, यस, ये वाले एग्जाम्पल्स आते हैं इस वाले में, मोनोशियस विद यूनिसेक्सुअल। तो अगर मान लो एक कुकुम्बर का प्लांट है हमारे पास और हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए, फार्मर ने खेती कर रखी है कुकुम्बर्स की, तो वो क्या चाहेगा, हर प्लांट पे मेल फ्लावर ज़्यादा आए या फीमेल फ्लावर ज़्यादा आए, फीमेल ज़्यादा है, क्योंकि जो फ्रूट मिलेगा उसको कुकुम्बर का वो तो ओवरी से मिलेगा, ओवरी का है, फीमेल फ्लावर के पास है। मेल फ्लावर तो इज जस्ट अ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, थोड़े से भी मेल फ्लावर हैं और खूब सारे फीमेल फ्लावर्स हैं उस मतलब खेत में अलग अलग प्लांट्स में, तो सबका काम हो जाएगा, पॉलन से सबको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई ध्यान रखना, इथाइलिन फीमेल फ्लावर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे यील्ड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इथाइलिन के 3 प्लांट्स हैं, पाइनएप्पल, मैंगो एंड कुकुम्बर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन अलग था, वो तो हम एक्स्ट्रा में चले गए थे। तो हमें इथाइलिन का फंक्शन चूज करना है, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। रूटिंग इनिशिएट करना ऑक्सिन का काम है, बट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर बनवाना इथाइलिन का काम है, ठीक है। ये सब ऑक्सिन का है, ये ऑक्सिन का है, ये भी समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे समझाऊंगी। ये देखो आ गया 2022 में क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर, application of which of phytohormone has resulted in this increased yield because this hormone is known to produce female flower in the plant। कितनी बड़ी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, एकदम से तुम देख के घबरा जाओगे यार कौन टाइम देगा, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ये पूछा है कि फीमेल फ्लावर्स को कौन इंड्यूस कर रहा है, इथाइलिन। जनरली तुम देखना जिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी होती है ना, उनकी सिर्फ लास्ट लाइन में जो पूछा होता है उसमें आंसर छुपा होता है, ठीक है, क्लियर। जनरली कोई ऐसे रूल मत बना लेना, थंब रूल मत बना लेना। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, अभी पढ़ा हमने, ऑक्सिन है एक तरह का 2,4-D, ये चारों ऑक्सिन है बच्चों, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो भी इसका नाम था, ठीक है। सो 2,4-D इज द ओनली वीडी साइड, बाकी कोई वीडी साइड नहीं है।
और एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो दोनों है ना, दीज टू आर नेचुरल ऑक्सीजन्स, ये नेचुरली बनाते हैं प्लांट्स, और ये जो Na और 2,4-D है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, एनसीईआरटी में लिख रखा है। जो आई से शुरू हो रहा है वो नेचुरल, बाकी दोनों सिंथेटिक, ठीक है। देन 2020 में आया है नेम द पीजीआर, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कितना आसान है, तुम पहचान जाओगे। नेम द पीजीआर विच स्प्रिंग ऑन शुगर केन, शुगर केन की लंबाई बढ़ाओगे उतना ही फायदा है। सो इंक्रीजिंग द लेंथ, इंक्रीजिंग द यील्ड, तो वो कौन है, लंबाई के लिए कौन है, जिब्रेलिन। ऐसे जी फॉर जिराफ याद रखना, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है वैसे जिब्रेलिन हर जगह एकदम तेजी से लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, विच इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। अच्छा, ये बोल रहा है इनमें से कौन इनहिबिटरी नहीं है, कौन इनहिबिटरी नहीं है। अच्छा ओके, ये बच्चों थोड़ा सा आपका ना हट चुका है पार्ट, उसमें से आ गया। एक्चुअली इस चैप्टर के एंड में 2 टॉपिक ऐड हुए थे, सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, एक वो भी था फोटोपीरियडिज्म था, वर्नलाइजेशन था, और थोड़े टाइम पहले सीड डॉर्मेंसी ऐड हुआ था। तो तीनों ही टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में से हट गए हैं, एनटीए के सिलेबस में से भी हट गए हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना है, दे रखा था एनसीईआरटी में कि वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करते हैं। तो एबीए तो हम पढ़ते ही हैं, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सब डॉर्मेंसी के लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है डॉर्मेंसी के लिए, जो जगाता है सीड को ना कि सुलाता है, वो है जिब्रेलिन, ठीक है, क्लियर। देन ये क्या है, ये देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है पाइनएप्पल पर, क्या पूछ रहे हैं जरा देखें। 2019 का क्वेश्चन है, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने देखा। वो कौन से 2 हार्मोन हैं जो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहे हैं बच्चों, ये रहे ऑक्सिन एंड इथाइलिन। अब वहाँ क्लिक कर रहा है कि नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना रिटेन कर रहे हो। जो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा उसके क्वेश्चन उतने ही सही होंगे। 2017 का क्वेश्चन है, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब एब्सिजन, गिरना, एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। ढंग से पढ़ लेना, नहीं एब्सिजन पढ़ते ही एबीए तो दिया ही नहीं, चलो बढ़िया है। यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा कि कौन करवा रहा है, ये कह रहा है अभी अर्ली स्टेज में, अभी यंग फ्लावर्स हैं, यंग लीफ है, तो थोड़ी ना चाहेंगे प्लांट उसको गिरा दे। तो अगर प्लांट चाहता है कि यंग पार्ट्स का एब्सिजन ना हो, तो ये काम, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो देखो एनसीईआरटी मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से समझाया था, ऑक्सिन में एक लाइन दे रखी है तुमको, ऑक्सिन में एक लाइन दे रखी है कि ऑक्सिन क्या करता है, अर्ली ड्रॉप ऑफ फ्रूट एंड लीफ को प्रिवेंट करता है। और साथ में एक बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन भी है जिसको पढ़ के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इट प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर पार्ट्स। अब मैंने तो आपको ये कहा है कि ओल्डर पार्ट्स का एब्सिजन एबीए करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थाइलिन ऐड कर दो, ये ऑक्सिन का क्या रिलेशन आ गया एब्सिजन के साथ। तो वहाँ पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने भी बहुत सारी बुक्स में से जब पहले ढूंढा था, तब उसके बाद बच्चों को बताना स्टार्ट किया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी से तुमको ये समझ में आएगा कि मान लो प्लांट का कोई भी पार्ट है बच्चों, जब तक वो पार्ट अर्ली मतलब यंग स्टेज में रहता है, तब तक हमेशा ध्यान रखना इट हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। इसके पार्ट्स में इतना सारा ऑक्सिन रहता है, इतना सारा ऑक्सिन रहता है कि ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है ना, इट प्रिवेंट इट्स ड्रॉप, ये एबीए को वहाँ बनने ही नहीं देता। जब तक इस पार्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन रहेगा तब तक एबीए बनेगा ही नहीं, और अगर एबीए नहीं बनेगा तो एब्सिजन भी नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऑक्सिन हेल्प टू प्रिवेंट एब्सिजन इन अर्ली पार्ट्स, ठीक है। नाउ अब जैसे ही कोई पार्ट मेच्योर होने लगता है, सपोज दिस इज अ मेच्योर पार्ट, ठीक है, तो मेच्योर पार्ट में देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन घटने लगती है, और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन घटने की वजह से एबीए एब्सिसिक एसिड बनने लगता है, और ये एक एब्सिजन जोन बनाता है बच्चों। यहाँ पर धीरे धीरे एक ऐसा जोन क्रिएट कर देता है जिसको बोलते हैं एब्सिजन जोन, जिसमें सेल्स मरने लगती हैं, उनका लाइसिस होने लगता है। तो उसी जोन की वजह से वो पार्ट गिरकर झड़ जाता है और एब्सिजन हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जिस पार्ट में ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी वहाँ एब्सिजन जोन बनेगा ही नहीं, और जिसमें ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी, यानी लो होना ही एक सिग्नल है एब्सिजन के लिए कि अब तुम एब्सिजन जोन बनाओ और उस पार्ट का एब्सिजन कर दो। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ऑक्सिन प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर
लीव्स एंड फ्रूट कहा जा सकता है, बट इसको ये इनडायरेक्ट लाइन है। ऑक्सिन कैसे प्रमोट कर रहा है एब्सिजन को? अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कम करके, जिससे AB आ जाए, एब्सिजन जोन बना दे और उस पार्ट का एब्सिजन करवा दे। आप कहेंगे मैम ऑक्सिन को इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि जैसे ही पुराने पार्ट झड़ के अलग होंगे, नए पार्ट्स के लिए स्पेस क्रिएट होगा और वो आराम से, नए पार्ट्स होंगे तो प्लांट की और नई ग्रोथ होगी। होता है ना, पतझड़ के मौसम में प्लांट अपने सारे पेड़ पत्ते वत्ते गिराने लगता है, तो वो एब्सिजन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ने अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम कर ली, ABA बन रहा है, अब देयर विल बी अ रूम फॉर न्यू पार्ट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो देखो, तो यहाँ पे क्या पूछा तुमसे कि अर्ली स्टेज पर प्रिवेंट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। बाई चांस किसी पार्ट में, किसी प्लांट में लगे और अर्ली स्टेज पर ड्रॉप हो रहा है, तो ऑक्सीजन छिड़क दो, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन छिड़क दो, एब्सिजन बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देन 2016 का क्या क्वेश्चन है? यू आर गिवन अ टिश्यू, टाइम हो गया है बट थोड़ा सा कर लेते हैं, आई थिंक हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, हाँ थोड़े बहुत ही फंक्शंस हैं। यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू एड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट? अभी बताया कि कौन सा हार्मोन शूट्स बनवाएगा और कौन रूट बनवाएगा। शूट बनवाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, और रूट बनवाएगा ऑक्सिन। तो ये रहा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक ही ऑप्शन में दिया है। एक और में दिया होता, पहले साइटोकाइनिन फिर ऑक्सिन लिखा होता तो मैं उसे चूज करती, मैंने यहाँ पे एक साथ दिया है तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एविना कर्वेचर। अच्छा, ये 2016 का क्वेश्चन है, हालांकि ये आउट ऑफ NCERT है, पर मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त बताया था बच्चों कि जितने भी हॉर्मोन्स हैं ना, उन सब के लिए एक बायो एसे टेस्ट होता है, बायो एसे, ASSAY। बायो एसे टेस्ट मतलब लिविंग टिश्यूज़ को यूज़ करके उनमें उस हार्मोन की स्टडी करना कि उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट्स आएंगे, उनको बायो एसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सिन है ना, उसका बायो एसे एविना पता है किसका नाम है? ओट प्लांट का साइंटिफिक नाम है, एविना सटाइवा है शायद पूरा नाम। तो एविना ओट, जिस पर FW वेंट ने ऑक्सिन का आइसोलेशन किया था, उस एविना को यूज करके ही कर्वेचर देखा जाता है, कितना है कितना नहीं है, ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया लगाया जाता है। ठीक है, तो एविना कर्वेचर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द फॉर बायो एसे ऑफ ऑक्सिन। इन चारों में से ऑक्सिन ये रहा। ठीक है, IAA। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सिन कैन बी बायो एसेड बाय, देखो 2015 में भी आया हुआ है सेम, शायद इसीलिए रिपीट हो गया होगा 2016 में। 2015 में तो आउट ऑफ NCERT थे ही क्वेश्चन, AIPMT के नाम से हुआ था। ऑक्सिन कैन बी बायो एसेड बाय एविना कॉलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, ओट का वही कॉलियोप्टाइल पर जो होता है, बाकी सब ये सब तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना इसमें। 2015 में आया हुआ है। What caused a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? ऐसा क्यों हुआ था? अभी हमने देखा था, लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। मैंने आपको कहा कि अगर इस तरफ झुक रहा है तो ये तो लाइटेड साइड है और ये शेडेड साइड है, तो ग्रोथ ऑक्सिन कहाँ इकट्ठा हो गया है? शेडेड साइड पर, क्योंकि ये सनलाइट से डरता है, तो ग्रोथ कहाँ ज़्यादा होगी? शेडेड रीजन पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑक्सिन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। यस, ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू परफॉर्म, ग्रीन प्लांट सीक लाइट नहीं, सिंपली ऑप्शन 2। देखो कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ गया, डायरेक्टली NCERT में नहीं है बट तुम्हारे काम आ गया, चाहे वो 2015 का ही क्वेश्चन था, रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। 2014 का क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहा है? FW वेंट पर आया हुआ है, हमने कहा था ना तुम्हें, FW वेंट के लिए क्वेश्चन है, ही नोटेड दैट इफ कॉलियोप्टाइल टिप वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार, इसके कॉलियोप्टाइल को इन्होंने रिमूव किया, एक अगार ब्लॉक पे रख दिया, तो इसमें जो केमिकल हैं वो इसमें आ गए। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 आवर, नाउ द अगार वुड प्रोड्यूस, इस अगार को मैंने, अब ये जो टिप डीकैपिटेशन है नहीं, टिप का कटना, इस अगार ब्लॉक को मैंने एक सिंपल प्लांट पे यहाँ पे रखा जो अभी झुका हुआ नहीं है, तो इट वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कॉलियोप्टाइल स्टम्प। एक फ्रेशली कट अभी अभी काटा है कॉलियोप्टाइल स्टम्प, अच्छा उसमें भी कह रहा है कि उसके वन साइड पर रखा, ये हुए थे, कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए थे, इस तरह से रखा मान लो। ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, वो रिजल्ट नहीं पूछ रहा, पूछ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से क्या FW वेंट ने पता लगाया था। तो देखो, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, यहीं पर आंसर मिल गया, शायद एक मिनट रुकना। इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, ये भी हो सकता है बच्चों इसमें।
क्योंकि एक तरह से ऐसा सब ये सब करके ना वो बायो ऐसे कर रहे थे, ऑक्सिन का बायो ऐसे टेस्ट ऐसे ही होता है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, उसकी क्वांटिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाना ऑफ दिस। इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट IA इज ऑक्सिन, डेमोन्स्ट्रेट नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है पढ़ के, डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन, बट नहीं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आपको सही चूज करना है। इसमें हाँ मुझे ध्यान है, मैंने देखा है कुछ बुक्स में इसका आंसर 1 दे रखा है, कुछ PYQ बुक में इसका आंसर 2 भी दे रखा है। ओके, अब 2014 का क्वेश्चन था, NTA ने तो नहीं लिया था ये एग्जाम। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगी, मुझे जहाँ तक लगता है दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, यस ये W वेंट ने किया था। और दूसरा कह रहा है कि इसको यूज़ कर कर हम ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं, तो ये भी गलत तो नहीं है। ओके, तो हम दोनों को यहाँ पर अप्रोप्रिएट मान लें, क्या चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को सही मान के चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा। आप चाहे से देख लेना, चेक कर लेना, आपको कुछ PYQs बुक में ये वाला आंसर मिलेगा, कुछ में ये मिलेगा, और मैंने दोनों को इस बेसिस पे माना है कि दोनों ही गलत तो नहीं है। ये भी बात सही है कि ऑक्सिन की इसी चीज़ से डिस्कवरी हुई थी, और ये भी बात सही है कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस यानी ऑक्सिन का स्मॉल अमाउंट का अगर आपको पता लगाना है तो इस मेथड से लगा सकते हैं। बस एक इतना सा डिफरेंस जरूर हो सकता है कि यहाँ इन्होंने ऑक्सिन का नाम नहीं दिया, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस दे दिया, तो हो सकता है उस बेसिस पर इससे ज़्यादा सही इस वाले को मान लिया गया हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई ये ऑक्सिन से रिलेटेड डिस्कवरी थी, क्वेश्चन में तो कहीं ऑक्सिन का नाम नहीं है ना, नहीं, तो उस बेसिस पर हो सकता है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया हो, ठीक है। बट डोंट वरी, इस तरह का क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, तुमसे वही चीज़ें पूछी जाएगी जो NCERT में दे रखी है। तुमसे सिंपली ये पूछ लेंगे कि हु आइसोलेटेड द ऑक्सिन, तो आपको सिंपली टिक करना है FW वेंट, बट हु डिस्कवर द ऑक्सिन, तो फिर आपको फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन डिस्कवर मतलब टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग PGR इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, कई बार बता दिया मैंने तुम्हें। फर्स्ट एब्सिसिक एसिड दे रखा है NCERT में। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चों। साइटोकाइनिन पर आते हैं हम, बाकी सारे फंक्शंस तो हमने काफ़ी सारे रिवाइज कर लिए। साइटोकाइनिन का मैंने तुम्हें मेन फंक्शन क्या बताया कि साइटोकाइनिन मेनली साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें हर उस पार्ट में मिलेगा जहाँ पर सेल डिवाइड करती हैं। ये साइटोकाइनिन के कुछ नाम है, काइनेटिन, जियाटिन, जियामेज यानी मक्का में डिस्कवर हुआ था तो जियाटिन नाम रख दिया है ना। ये देखो, ये इसको सबसे पहले ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म, हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म के DNA से निकाला गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर आओ, तो साइटोकाइनिन का एक फंक्शन तो रैपिड सेल डिवीजन है। एक फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम टिश्यू कल्चर करेंगे तो उसमें शूट जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, साइटोकाइनिन की वजह से बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, कोई भी पत्ती किसी भी प्लांट पर अगर बहुत, जब तक वो हरी बनी रहेगी ना, हरी भरी पत्ती है, तब तक साइटोकाइनिन की वजह से है, क्योंकि साइटोकाइनिन उस पत्ती को हरा रखने के लिए क्या करता है, देखो नई पत्तियां तो बनाता ही है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है लीव्स में, उसके अलावा उनमें सेनेसेंस को डिले करता है, डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को कुछ इस तरह से सेट करता है कि जो यंग पार्ट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स लॉन्ग टाइम तक बने रहें, जो पार्ट सेनेसेंट हो रहे हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स यंग पार्ट्स की तरफ आ जाएं। मिट्टी से नहीं भी मिल रहा न्यूट्रिशन तो उसको कैसे ना कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, और जो यंग पार्ट है वो सेनेसेंट ना हो, डिले करता है ये सेनेसेंस को, ठीक है। तो पत्ती को हरा भरा बनाए रखना सिंपली किसका काम है, साइटोकाइनिन का। तुम तो इस तरह से याद रख लो। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ओके राइट, यहाँ पे आप साइटोकाइनिन चूज नहीं कर सकते बच्चों, ये लीफ की बात ही नहीं हो रही है। ये कह रहा है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, ये आंसर होगा बच्चों जिब्रालिन। यस, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम्हें जिब्रालिन में एक फंक्शन ऐड कराया था, तुम्हारी बुक में नहीं है, हाँ नहीं है। देखो जिब्रालिन में यहाँ पर तुम्हें एक फंक्शन ऐड करना है बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था ना गुड इवनिंग, जिब्रालिन और इथाइलिन इन दोनों का फंक्शन है सीड को जर्मिनेट कराना। तो जिब्रालिन में तुम पढ़ना कहीं पर भी सीड जर्मिनेशन जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं दे रखा, तो मैंने वो फंक्शन ऐड करा रखा है तुमको कि जिब्रालिन जो है वो कैसे सीड जर्मिनेशन में एक्ट करता है बच्चों। जिब्रालिन ना सीड्स बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म में मैं पूरा नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ कि सीड्स में ना आपको पता है अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है यानी प्लांट सेल्स डिवाइड कर रही हैं, एम्ब्रियो की सेल्स डिवाइड कर रही हैं, डिवाइड करने के लिए ATPs चाहिए, ATPs के लिए ग्लूकोज यानी फूड का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है। तो या तो सीड में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, तो स्टार्च को तोड़ेगा अल्फा अमाइलेज नाम का एक एंजाइम, जिससे कि वो ग्लूकोज बने और फिर ग्लूकोज से यूज़ करके ATPs बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना पूरा कि स्टार्च को तोड़ना, अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करना, उन सब में जिब्रालिन का एक रोल होता है।
दैट्स वाई हम ऐसा कहते हैं कि जिब्रेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड, जो कि स्टार्च है, उसको कौन मोबिलाइज करेगा, मतलब उसको वही मोबिलाइज करने का मतलब है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में लाएगा, स्टार्च से ग्लूकोज बनाएगा, फिर उसका यूज हो सके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आंसर जिब्रेलिन आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता यहाँ पे सिंपली होता न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लीव्स में डिले करता है जो लीफ सेनेसेंस को, तो फिर साइटोकाइनिन पे जाते, बट सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है तो फिर यू हैव टू चूज जिब्रेलिन। प्लीज ऐड दिस फंक्शन, ठीक है, जिब्रेलिन का ये फंक्शन ऐड कर देना। यहाँ पे मुझे जिब्रेलिन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन दिख रहा है, आई डोंट नो उस पर क्वेश्चन आया है या नहीं, अभी देखेंगे आगे के क्वेश्चन। बोल्टिंग, ये बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है बच्चों। बोल्ट, मैंने कहा ना जिब्रेलिन जिराफ की तरह चीज़ों को लंबा करता है। व्हाट इज बोल्टिंग? बोल्टिंग होता है इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बीट, कैबेज वगैरह, जिनमें रोजेट यानी बहुत पास होती हैं लीव्स वगैरह, तो उनमें फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलॉन्गेशन करवाने की ज़रूरत होती है। कुछ स्पेशल केसेस में मैंने समझाया हुआ है, दोबारा नहीं बताऊंगी, उस प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। और जब भी आपको कभी बोल्टिंग करवानी है तो यू कैन स्प्रे जिब्रेलिन, ठीक है। तो जिब्रेलिन के सारे फंक्शंस इलॉन्गेशन से रिलेटेड हैं। एक ये टोमेटो और जुवेनाइल कॉनिफर्स का अलग है, और एक सीड जर्मिनेशन आप लिख लेना। डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द पाइनएप्पल। देखो पाइनएप्पल पे फिर क्वेश्चन आया हुआ है, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाना इज वेरी डिफिकल्ट, हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो वैसे तो हमने पाइनएप्पल में दो हार्मोन्स पढ़े, एक तो ऑक्सिन पढ़ा है, एक इथाइलिन पढ़ा है। अब यहाँ तो या तो कॉम्बिनेशन दिया हो, कॉम्बिनेशन नहीं दिया, इथाइलिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है ना, ये तो साइटोकाइनिन है, ये हटा दो। अब ये दो बचे, NNA24D भी ऑक्सिन है और IAA-IBA भी ऑक्सिन है, तो तुम क्या चूज करोगे बताओ, क्या चूज करोगे? ये कह रहा है कि द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो बट ऑब्वियस तुम यहाँ पर किसको चूज करोगे बच्चों? सिंथेटिक ऑक्सिन्स को, क्योंकि ये तो नेचुरल ऑक्सिन्स है ना। नेचुरल ऑक्सिन तो प्लांट खुद बना रहा है, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ, आपको एप्लीकेशन करना है, तो वी गो विथ सिंथेटिक ऑक्सिन, दैट इज एन। ये मत समझना कि 2,4-D हमेशा एक वीडीसाइड या हर्बिसाइड है। 2,4-D के अलग अलग यूजेस हैं बच्चों, हो सकता है इसकी फॉर्म्स भी अलग अलग होगी, इसको किस फॉर्म में कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है through their effect on plant growth regulator what do the temperature and light control in the plant। अगर हम देखें तो टेम्परेचर एंड लाइट व्हाट, अच्छा ठीक है, ये अगेन इससे रिलेटेड आ गया बच्चों। अब तुम्हारे कोर्स से वो हट गया ना, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होती है तो उसको लाइट पीरियड भी अफेक्ट करता है और उसको टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। इसी पर बेसिस दो फिनोमिना है, वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियडिज्म। बट अब ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो गया है। बट ये इतना सा ज़रूर याद रखना, क्योंकि मैंने देखा था NCERT के एकदम लास्ट में आओ तो मैं चैप्टर के लाइन ज़रूर दे रखी है, पूरा प्रोसेस हटा दिया है बट ये दे रखा है कि है ना, वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। फिर उसके बाद गायब कर दिया कि वो क्या रोल है ना। ये लाइन भी हट जानी चाहिए थी बट नहीं हटी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है? विच जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट कौन है बच्चों? जिब्रेलिन एक तरह से हर जगह लंबाई बढ़ा रहा है और सीड जर्मिनेशन कर रहा है, तो कोई ऐसा हार्मोन, ऐसा तो हार्मोन पढ़ा नहीं जो लंबाई को घटा दे, तो हमने ऐसा हार्मोन ज़रूर पढ़ा है जो सीड को जर्मिनेट करने से रोक दे, वो कौन है? ABA। तो ABA और GA को एक दूसरे का एंटागोनिस्ट कहा जाता है। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो और यहाँ लिखा भी है, ये रहा कि बुक में लिखा है ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया, एक सीड को जगाता है, एक सुलाता है। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, जो फोटोट्रॉपिज्म हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? ऑक्सिन की वजह से हुआ था। वन ऑफ द कॉमनली यूज, बस हो गए क्वेश्चन, एक दो और बचे हैं। वन ऑफ द कॉमनली यूज PGR इन टी प्लांटेशन। बस इसी टॉपिक को मिस कर रही थी मैं कि ये अभी तक कैसे नहीं आया। अच्छा 2010 के बाद पूछा ही नहीं इस पे क्वेश्चन, बताओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार पूछ ले। ऑक्सिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों अपाइकल डोमिनेंस। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने तुम लोगों को कि किसी भी प्लांट में दो तरह की बर्ड्स होती हैं, एक तो होती हैं अपाइकल बर्ड्स और ये जो बीच बीच में तुम्हें छोटी छोटी दिख रही हैं ये सारी, ये हैं एक्सिलरी बर्ड्स, ये हैं एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। जब तक कोई भी प्लांट में दोनों तरह की बर्ड्स होती हैं, अपाइकल बर्ड्स में ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और एक्सिलरी बर्ड्स में साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, ओके। अगर एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ होगी तो नई नई ब्रांचिंग होगी, ठीक है, प्लांट थोड़ा सा डेंस होता जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कह रही,
प्लांट नॉर्मल ग्रोथ ही कर रहा है बट उसमें खूब सारी ब्रांचिंग होगी, झाड़ी की तरह से डेंस हो जाएगा प्लांट, ठीक है। और अगर अपाइकल बड की ग्रोथ होती रहेगी तो प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, ठीक। तो नॉर्मली अगर हम किसी प्लांट में देखेंगे, आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करना, जब वो छोटे से बड़ा होना शुरू करता है तो पहले उसकी लंबाई बढ़ती है, बाद में काफ़ी बाद में अगर आप उसकी टिप्स को कट करोगे तब जाके उसकी ब्रांचिंग शुरू होती है, वरना जनरली प्लांट्स लंबे ही होते चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ये क्लास का फर्स्ट मॉनिटर है और ये क्लास का सेकंड मॉनिटर है। अगर दोनों मॉनिटर क्लास में प्रेजेंट हैं तो पहले जिम्मेदारी किसकी है क्लास को चुप रखने की, फर्स्ट मॉनिटर की, ठीक है। तो ऑक्सिन का दबदबा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साइटोकाइनिन। तो जब तक एक अपाइकल बड नहीं होती, हर ब्रांच के टिप पे भी अपाइकल बड होती है, तो जितनी भी अपाइकल बड है उनकी वजह से प्लांट की लंबाई बढ़ती रहेगी और एक्सिलरी बड्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसको आप कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल बर्ड्स का डोमिनेंट बने रहना, क्योंकि अपाइकल बर्ड्स के पास ऑक्सिन है, इनके पास साइटोकाइनिन है, और अगर दोनों अपनी चलाना चाहें तो पहले इसकी ज़्यादा चलेगी, ठीक है। अब मान लो एक गार्डनर ऐसा है, वो चाहता है, आपने देखा होगा कई जगह हम घूमने जाते हैं, प्लांट्स की बहुत सुंदर सुंदर शेप होती है, लंबाई की जगह प्लांट डेंस होते हैं, है ना, बहुत प्यारी प्यारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, उनकी कटिंग्स हो रखी होती हैं। वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप इवन आपको भी अगर गार्डनिंग का शौक है, आप चाहते हैं आपका प्लांट लंबाई में ज़्यादा नहीं बढ़े, एक सफिशिएंट लंबाई अटेन कर ली, अब लंबाई उतनी ही रहे और वो आराम से डेंस होता रहे, तो आप क्या करो, हर कुछ दिनों में उसके टिप्स को कट कर दो। जैसे ही आप टिप्स को कट करोगे, देखो यहाँ पर टिप को कट कर दिया है, ये रहा, यहाँ पर ये वाली नहीं, ये तो एक्सिलरी बड निकली है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, टिप को कट कर दिया। टिप यानी कैप को हटाना इज डीकैपिटेशन, कैप को हटाना डीकैपिटेशन। तो अगर आप हर कुछ दिनों में डीकैपिटेशन करते रहोगे तो एक्सिलरी बर्ड्स को रोकने वाला आप कोई नहीं है। देखो यहाँ पे सारी एक्सिलरी बर्ड्स ग्रोथ करने लग गई। तो जैसे ही अपाइकल बर्ड्स हटेगी, यानी फर्स्ट मॉनिटर छुट्टी पर है, तो कौन किसके कंट्रोल में आ जाएगा? सब कुछ सेकंड मॉनिटर यानी साइटोकाइन, ठीक है। तो अपाइकल डोमिनेंस किसका फंक्शन है? ऑक्सिन का। बट डीकैपिटेशन करने के बाद अब कौन सा हार्मोन एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ करवा रहा है? साइटोकाइनिन। ये दोनों अलग अलग हैं। आप ये मत कह देना कि डीकैपिटेशन के बाद प्लांट ग्रोथ कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी ऑक्सिन का नाम डाल दो। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। अगर आप अपाइकल डोमिनेंस को रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन करने से क्या होगा? अपाइकल बर्ड्स हट गई तो एक्सिलरी बर्ड्स को ग्रोथ करने का चांस मिल गया, और वो किसकी वजह से ग्रोथ कर रही हैं बच्चों? साइटोकाइनिन। इसीलिए साइटोकाइनिन में एक लाइन लिखी हुई है, साइटोकाइनिन लेटरल शूट को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन, ये रहा, साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस? ऑक्सिन। विच ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस? साइटोकाइनिन। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन सा हार्मोन टी, अब जो टी प्लांट्स होते हैं ना, चाय के जो बागान होते हैं, उसमें आप चाहोगे जितनी ज़्यादा पत्तियां मिले उतना अच्छा है, उन्हीं से चाय बनेगी, तो इस चाय पत्ती बनेगी, तो इसलिए उसमें डेंस जो है, मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपकी बुक में, देखो ऑक्सिन के, इसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है कि डीकैपिटेशन करने से क्या फ़ायदा मिलता है? रिमूवल ऑफ शूट टिप यानी डीकैपिटेशन से लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ होने लगती है। लैटरल बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स एक ही बात है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। हेज मेकिंग, प्लांट को घना बनाना, हेज की फॉर्म में बनाना, ठीक है। प्लीज़ कोई भी बच्चा लेटरल बर्ड्स को लेटरल ग्रोथ मत समझ लेना, सेकेंडरी ग्रोथ अलग है, सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं कर रही, प्लांट अभी प्राइमरी ग्रोथ में लंबाई और ब्रांचिंग कर रहा है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लेटरल वर्ड को सेकेंडरी ग्रोथ पे नहीं ले जाएगा। सो कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर? ये रहा IAA, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। एक मिनट, सॉरी, ये बोल रहा है वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए आपको क्या चाहिए? टी प्लांटेशन के लिए आपको हेज मेकिंग चाहिए। हेज मेकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम ये रहा, जियाटिन। हो जाती है ना जल्दीबाजी में गड़बड़। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, तब ये चूज करना है, ओवरकम करना है यहाँ अपाइकल डोमिनेंस को। आपको टी प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है, तो यू विल यूज जियाटिन, कोई भी काइनेटिन, जियाटिन, कोई भी नाम आ जाएगा साइटोकाइनिन का, ठीक है, क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, रूट, वो ऐसे करते हैं, कैसी लैंग्वेज है ना, मतलब रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। अब हमने पढ़ा है इनिशिएट करना है रूटिंग को, तो ऑक्सिन, और डेवलपमेंट का मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि भाई रूट हेयर वगैरह की ग्रोथ करवा विद
इथाइलिन। बट डोंट वरी, आप देखो ये जो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन में हम उलझे हैं ना, ये सब 2015 के पहले के क्वेश्चन हैं बच्चों। 2015 से लेकर 24 तक बिल्कुल सीधा 2016 से 24 तक सीधा एनसीईआरटी से उठकर फंक्शन आए हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्जामिनर को कि तुम्हें अननेसेसरी चीज़ों में उलझाने का। जो तुम्हें दिया है वो तुमने पढ़ा है कि नहीं, बस यही चेक किया जाता है आजकल। ठीक है, तो तुम एनसीईआरटी से एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ। एक बार देख लेते हैं कोई फंक्शन रह तो नहीं गया। ऑक्सिन के सारे फंक्शंस बता दिए मैंने तुम लोगों को। ठीक है, यस, हाँ एक लास्ट में फंक्शन और है ऑक्सिन का, इट कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। थोड़ा बहुत सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, वैसे सेल डिवीजन मेनली साइटोकाइनिन का फंक्शन है। ठीक है, जिब्रालिन के सारे फंक्शंस मैंने तुम्हें बता दिए। देखो जिब्रालिन शेप मतलब लंबा कर रहा है ना, तो कई फ्रूट्स को लंबा करने में भी हेल्प करता है। ग्रेप स्टॉक की लेंथ बढ़ाता है। एप्पल की जो एप्पल पियर वगैरह की जो इलोंगेटेड शेप होती है ना, वो भी जिब्रालिन की वजह से होती है। तो जहाँ भी कहीं इलोंगेशन दिख रहा है तुम्हें, वहाँ तुम जिब्रालिन का नाम डाल देना। ठीक है, बस ये गड़बड़ मत करना, इंटरनोड इलोंगेशन बोल्टिंग है, और वो जो डीप राइस वाटर में इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन किया था वो इथाइलिन था। ठीक है, अलग अलग है। यहाँ पर इंटरनोड इलोंगेशन बीट कैबेज रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में हो रहा है, वहाँ पर पिटियोल में इंटरनोड में राइस को पानी से बाहर निकालने के लिए हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ, इतना कंफ्यूजिंग है ना ये, हॉर्मोन्स को पढ़ने के बाद सब खिचड़ी बन जाती है अगर तुमने बार बार इसको रिवाइज नहीं किया तो। इथाइलिन के सारे फंक्शन, हाँ इथाइलिन में एक वर्ड और रह गया, मैंने तुम्हें कहा कि इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करवाता है। ठीक है भाई, अब अगर इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करवाता है तो फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन ऐसा क्या करता है बच्चों जिससे फ्रूट जल्दी राइपन हो जाए? ध्यान रखना, इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट। भाई सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन कर रही है ना सेल्स, तो उस रेट को बढ़ा देता है जिससे जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स यूज हो, मतलब राइपनिंग करने के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए उनको। और इस इंक्रीज इन रेट को बोलते हैं रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक। एक वर्ड है, क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन बोल दो, चाहे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोल दो। तो अगर तुमसे पूछ लें कि इस फिनोमिनन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना इट इज रिलेटेड टू राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, क्लियर? तो ये इथाइलिन का फंक्शन है। इथाइलिन इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया सेनेसेंस एंड एब्सिजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ एक फंक्शन और रह गया, ये रहा, ये भी इथाइलिन का एक यूनिक फंक्शन है बच्चों। ये देखो इथाइलिन क्या करता है, डाइकॉट सीडलिंग्स जो होते हैं ना, अभी हाँ इसका तो डायग्राम भी है, यहाँ लिखा है, डायग्राम शुरू में दे रखा है। जब डाइकॉट प्लांट मतलब डाइकॉट सीड में से एक सीडलिंग निकलना शुरू करता है, तो जो ऊपर शूट निकलता है ना, वो कैसे ग्रोथ करता है देखना। पहले उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, फिर उसकी एक्सिस में थोड़ी स्वेलिंग आती है और अपाइकल हुक बनता है। ये देखो ये तीनों की तीनों, इसको एक मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपल इफेक्ट बोलते हैं इथाइलिन का। सबसे शुरू में जाओ, तुम्हारी बुक में एक डायग्राम देखा था हमने सीड जर्मिनेशन का, वहाँ दिखाया है इसको। ये रहा, बीन है तो डाइकॉट ही है। जब इसमें इसका ये जो ग्रोथ कर रहा है, ये है ना ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, तो देखो ये इसने जब ग्रोथ करनी शुरू की तो यहाँ पे आपको एक हुक बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज एपिकोटाइल हुक। ओके, तो ये हुक ऐसे डायरेक्ट नहीं बना, पहले इसकी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, फिर इसमें हुक बनता है, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुक, एकदम से दिमाग से निकल गया, सॉरी, एक बार देख लेते हैं। हुक बनता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, एंड एक कर्वेचर आता है, कर्वेचर तो हुक ही है, जस्ट अ मिनट, एंड एक क्या होता है, हाँ स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, यस सॉरी स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। वहाँ पर उस डायग्राम में ऐसे दिखाया था, अच्छी तरह नहीं दिखाया, बट यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ये फूल जाता है, इसको कहते हैं एक्सिस का थोड़ा स्वॉलन होना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टली टिल्ट करता है, थोड़ा सा इस एक्सिस को स्वॉलन करता है, और ऐसे करके एक हुक बना देता है, अपाइकल हुक, जिससे शुरू में जो लीव्स वगैरह आए ना, वो एकदम ऐसे सीधी खड़ी ना हो सकता है इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा कि यार उसको कुछ डैमेज नहीं हो, या सीडलिंग के टिप को बचाने के लिए उसने ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया है ना, एकदम ऊपर रहता तो क्या पता डैमेज हो जाता, तो जो भी इसका रीजन है, बट दिस इज कॉल्ड ट्रिपल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। तो डाइकॉट सीडलिंग्स में स्टार्टिंग में जो ट्रिपल इफेक्ट आपको दिख रहा है, वो इथाइलिन की वजह से दिखता है। ठीक है, ये डॉर्मेंसी को तोड़ रहा है, ना सिर्फ सीड की डॉर्मेंसी को, जो बर्ड्स होती हैं प्लांट पे, कई बार बर्ड्स भी बच्चों डॉर्मेंट हो जाती हैं, कुछ समय के लिए सो जाती हैं, तो सुलाएगा कौन, ABA, जगाएगा कौन, गुड इवनिंग, यानी जिब्रालिन एंड इथाइलिन। ठीक है, चाहे वो पीनट सीड्स हों, पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग है, ये सब ये कर रहे हैं। ये हो ही गया था, ये भी हो गया, इनिशिएट फ्लावरिंग बता दिया मैंने तुम्हें। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इथाइलिन मार्केट में एथिफॉन नाम से मिलता है। अब देखो बाकी सारे हार्मोन्स तो लिक्विड हैं, तो उनको तो आप अवेलेबल करवा सकते हो, पर इथाइलिन तो गैस है,
तो गैस के सिलेंडर थोड़ा ना भर के देंगे हम फार्मर्स को कि भाई लो ये ले जाओ, ऐसा नहीं होता। इथाइलिन को अवेलेबल कराने के लिए इसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाया गया जिसका नाम है एथीफॉन। यही सोल्यूशन फार्मर्स को दे दिया जाता है, वो इस सोल्यूशन को प्लांट में जो भी मिट्टी में मिलाकर या प्लांट पे स्प्रे करते हैं वो सब कर देते हैं। प्लांट जनरली प्लांट में मिट्टी में डाल देते हैं, प्लांट इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो अंदर ये सोल्यूशन जाकर धीरे धीरे इथाइलिन गैस को रिलीज करता है और फिर इथाइलिन अपना इफेक्ट डालता है। तो व्हाट इज द कमर्शियल फॉर्म ऑफ इथाइलिन? एथीफॉन। ठीक है, क्लियर है? ये देखो बहुत सारी जगह काम आता है। जैसे टमाटोज में राइपनिंग डिले करनी है तो तुम जिब्रालिन का स्प्रे कर रहे थे, बट डिमांड आ गई एकदम से, अभी कच्चे हैं टमाटो, सप्लाई करने हैं, तो इथाइलिन का स्प्रे कर दो, फटाफट पक जाएंगे, मार्केट में सप्लाई हो जाएगी। ये तो बहुत कॉमन है। नॉट ओनली टमाटो, आजकल तुम देखो कितना, मतलब सीजन आने से पहले मैं देख रही हूँ उसका फ्रूट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, फटाफट पका देते हैं, लो भाई खाओ। ठीक है, अब वो कितना हेल्थ पर क्या डाल रहा है, कैसे इफेक्ट्स डाल रहा है, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। क्लियर? एप्पल्स जिनकी भी ज़्यादा डिमांड रहती है उनको जल्दी राइपेंड करने के लिए इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। यस, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, थिनिंग। व्हाट इज थिनिंग? थिनिंग का मतलब है कि किसी प्लांट पर मान लो जो भी फ्रूट या फ्लावर्स हैं अब वो मैच्योर हो चुके हैं, अब ABA बनेगा, फिर उनको सेनेसेंस होगा, फिर एब्सिजन होगा, उसमें टाइम लगेगा ना, नेचुरल प्रोसेस तो धीरे धीरे होते हैं। आप चाहते हो कि नहीं यार फटाफट से ये जो बन गए हैं फ्रूट फ्लावर्स ये फटाफट झड़ जाएं और ना नए बनने शुरू हो जाएं, तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए भी इथाइलिन को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इथाइलिन का स्प्रे करते ही, मतलब स्प्रे मतलब इस फॉर्म में यूज़ करने से, स्पेशली जो ऐसे प्लांट्स हैं ना, कॉटन, चेरी, वॉलनट, इनमें जो मेच्योर हो चुके हैं फ्रूट्स जो अब हमें खाने हैं, सीड्स फ्रूट्स, वो फटाफट झड़ जाएंगे और फिर नई जगह बन जाएगी जिससे नए फ्लावर्स आ सकें। तो इसको कहते हैं थिनिंग, प्लांट में के ओल्डर पार्ट्स को हटाकर नए पार्ट्स के लिए जगह बनाना। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन बाय इथाइलिन। इथाइलिन इनहिबिटर है, ABA भी कर सकता है, ये जो भी रीज़न है इसके लिए इथाइलिन यूज़ होता है। ABA का कोई अलग फंक्शन नहीं है, बता दिए मैंने तुम लोगों को। स्ट्रेस हार्मोन है ये, स्ट्रेस के वक्त स्टोमेटा क्लोजर भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर? प्लांट को हेल्प करता है, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उन कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए। कैसे? प्लांट की एक्टिविटीज़ को डाउन करके। जैसे अगर तुम बीमार हो गए और उस समय कुछ बच्चों का होता है ज़ील पावर इतना कि नहीं हम तो बीमारी में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जनरली यही कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गए हो, बीमार हो, तो उस समय थोड़ा सा आराम दो अपने ब्रेन को, है ना। तो क्या करोगे तुम? खुद को इनएक्टिव कर लेते हो ना कि ठीक है यार अब हम आराम की स्टेज में चल जाते, तो वो भी तो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ गया दिमाग का, तो बस वही ABA कर रहा है। इसलिए ABA को आप ये नहीं समझेंगे कि इनहिबिटर है तो बेकार हार्मोन है, इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ठीक है, क्लियर? कुछ हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, कुछ एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हैं, कुछ अकेले अपना काम कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ एंटागोनिस्टिक कर रहे हैं, सब मिलजुल के फंक्शंस होते हैं। डन है क्या बच्चों? खत्म ये चैप्टर? लो भाई खत्म। PGR मैंने अभी शुरू में बताया था, मैंने उस समय डेवलपमेंट पढ़ाते वक्त कि इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में आता है। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, लो भाई हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अच्छे से हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी रिवाइज किया था, अब हमने PGR को भी पढ़ लिया। होपफुली सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बट अगेन मैं कहूँगी PGR को आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप इसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप एक पेज पर सिंपली इसके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ना 5 बॉक्स बना लो। एक बॉक्स में ऑक्सिन के जो की फंक्शंस हैं, की वर्ड्स हैं, उनके नाम लिख लो, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ABA। तो बस उस पेज को जब हर एक वीक में, हर जब भी आपको टाइम मिले बीच बीच में देखते रहो। इतना सब एक्स्ट्रा इनपुट्स जो आप डालोगे वो ज़रूरी है। अभी नीट का एग्ज़ाम बहुत पास है, गलती अफोर्ड नहीं कर सकते तुम जितना अपना इनपुट डाल सकते हो, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बस जितनी मेहनत कर सकते हो ना सच्चे दिल से करते रहो। जो भी तुम्हारी मेहनत है उसके रेशो में तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अभी एग्ज़ाम की टेंशन मत करो। ठीक है, और यहाँ पर हमारी प्लांट फिजियोलॉजी हो गई है बच्चों ख़त्म। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं होती कहने की कि पढ़ के आना हो, तुम खुद ही पढ़ के आ जाते हो। ठीक है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो हट ही गया, सो विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ के आना,
जिससे तुम्हें क्वेश्चंस करने में मज़ा आए। और यस, प्लीज़ लाइक द सेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो जिससे उन्हें भी ये हेल्प मिले, उनका IQ उनके साथ है, तुम्हारा तुम्हारे साथ है। ऐसे मत सोचो कि शेयरिंग से है ना उनको पता चल जाएगा कि है ना यार वाह कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है। तुम्हें पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं वेट करती हूँ, तुम्हारे कमेंट्स का खुद ही रिप्लाई करती हूँ, तुम्हें पता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।